अच्छा क्लास किसकी थी आज? लग गई मैथ्स। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या लिखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2D के सारे पार्ट्स देख लिए थे। ट्रायंगल देख लिया था, क्वाड्रिलेटरल देख लिया था और सर्कल्स देख लिए थे। ठीक, ट्रायंगल कितने तरीके के बताए थे? कितने तरीके के? 6 तरीके के, बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स, तीन दोनों के, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स देखे थे कितने टाइप के? 5 टाइप के, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक, और सर्किल में 2 पार्ट देखे थे। कौन कौन से? सर्किल, सेमी सर्किल और सेक्टर ऑफ सर्किल। समझ आ रही है बात? तो जो लास्ट क्लास में हमने क्लास ली थी उसमें आपको ये बताया था कि फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, ठीक है, उनका लॉजिक क्या है। ठीक, अब आज उन्हीं पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे 2D फिगर पे। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। लिखिए, एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि एक वर्ग है और वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या जा रहा है? उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो जरा बात समझेंगे भाई। देखिए, ये मान के चलिए कि स्क्वायर हो गया, है ना, और ये स्क्वायर में डायगोनल हो गया, है ना। तो क्या मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। समझ आ रही है? तो अगर ये a है, ये a है, तो यहाँ पाइथागोरस लगाते हैं तो इसका डायगोनल आता है a√2, यानी भुजा गुणे √2। समझ आ रही है? तो इसका जो डायगोनल है वो हो गया a√2 और क्वेश्चन में दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो a√2 बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, और साइड आपने मानी है a, तो हम लिख सकते हैं a²। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले आपको पता है कि a√2 की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 30/√2। लेकिन अभी देखो, जब भी नीचे वाली वैल्यू रूट में होती है तो उसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो √2 का गुणा ऊपर कर देंगे और √2 का गुणा नीचे कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2। जब 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार मिलेंगे। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 15√2 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि क्या होगी? साइड ऑफ द स्क्वायर होगी, वर्ग की भुजा होगी। समझ आ रही बात? तो a का मान आ जाएगा 15√2। अब आपको फाइंड करना है a²। तो आपको पता है 15√2 का अपन होल स्क्वायर कर देंगे। समझ आ रही है बात? ठीक, तो 15 का स्क्वायर सर क्या होगा? 225, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। अब 225 गुणे 2 करेंगे तो 200 गुणे 2 4, और 25 गुणे 2 50, यानी आंसर क्या हो गया? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और जानने की यहाँ जरूरत है, समझेंगे यह बात को। जैसे कहीं पर लिखा है पेरीमीटर, समझिएगा बात को। पेरीमीटर, कहीं पर लिखा है एरिया, कहीं पर लिखा है वॉल्यूम। तो देखो भाई, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। तो इसकी जो यूनिट होगी, यानी जो इसकी इकाई होगी, वो क्या होगी? जरा देखना, या तो सेंटीमीटर में हो सकती है, ठीक है, या मीटर में दिया गया होगा। जनरली या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद या तो आपका किलोमीटर में होगा। लेकिन एरिया की जब बात करते हैं तो एरिया का मतलब होता है मिनिमम 2 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2। लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम एरिया उसका फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है बात? तो इसकी जो यूनिट होगी, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या मीटर स्क्वायर होगी, या किलोमीटर स्क्वायर होगी। आपको मैंने बताया था वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग, यानी एक ऐसा फिगर जिसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा आ सकती हो, उसकी कुछ ना कुछ क्या, उसका आयतन हो। तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए मिनिमम 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स वाई जेड, तीनों एक्सेस, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा मीटर क्यूब,
ये हो जाएगा किलोमीटर क्यूब। तो सर अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि इसकी मुझे यूनिट निकालनी है ना, तो मुझे आंसर तो पता चल गया 450, लेकिन यूनिट चूंकि 2 डायमेंशनल फिगर है और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:4। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है यदि उसका क्षेत्रफल 8000 मीटर स्क्वायर, यदि उसका क्षेत्रफल 8000 मीटर स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 8000 मीटर स्क्वायर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जरा यहां पर एक चीज समझना। देखिए बोला जा रहा है यहां पर किसकी बात हो रही है? एक रेक्टेंगल की बात हो रही है ना। तो रेक्टेंगल बना देंगे पहले। ये रेक्टेंगल बना दिया हमने। आपको पता है ये इसकी क्या होगी? लंबाई, और ये इसकी क्या होगी? चौड़ाई। समझ आ रही है बात? इसका रेशियो दिया गया आपको 5:4। तो जरा बात समझेंगे। L/B = क्या हो गया? 5:4 हो गया। उसके बाद इसका एरिया आपको गिवन है। क्या एरिया दिया जा रहा है आपको? 8000 मीटर स्क्वायर दिया जा रहा है एरिया। अच्छा एक चीज ये कंफर्म हो रही है, यहाँ मीटर स्क्वायर दिया गया, इसका मतलब है कि ये 2 डायमेंशनल फिगर है और 2 ही विमाएं दी गई होंगी, 2 ही साइड्स दी गई होंगी, जो कि लंबाई और चौड़ाई है। अब जरा देखो यहाँ पर, अगर ये 5:4 है और ये 4:4 है, तो जनरली होता क्या है कि अगर मैं इसमें किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसकी जो लंबाई है वो एक सर्टेन हो जाएगी, क्योंकि ये रेशियो दिया गया है। और कहने का मतलब ये है कि जब मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था तो एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? कि अगर 2 नंबर आपको पता है और उसके एचसीएफ से अगर हम डिवाइड कर दें नंबर्स में तो रेशियो बन जाता है। 2 नंबर के अगर हम उनके मासा से उनमें डिवाइड कर दें तो रेशियो बन जाता है। तो अगर कोई रेशियो दिया गया है आपको और रेशियो से अगर आपको नंबर फाइंड करने हैं तो नंबर में एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समझ आ रही है बात? वही जस्ट अपोजिट रेशियो बनाया था ना। तो वही चीज है यहाँ पर। अगर मैं मान लेता हूँ एक कॉमन नंबर x ऐसा है जो एक का एचसीएफ है, तो आप x का मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों में, तो ये सर्टेन लंबाई की क्या बन जाएगी? सर्टेन लंबाई की दोनों साइड्स बन जाएंगी। तो इसको 5x मान लो, इसको 4x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 5x हो गया, ये 4x हो गया। अब देखो एरिया जो होता है वो होता है L/B, जो कि दिया गया है आपको 8000 मीटर स्क्वायर। लंबाई ये 5, चौड़ाई ये 4x। 5x × 4x बराबर क्या हो गया? 8000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 20x² = 8000 मीटर स्क्वायर। 20 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 400 टाइम्स। x² बराबर 400, तो x बराबर √400, यानी कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। समझ आ रही है बात? तो x की वैल्यू होगी 20 मीटर। अब आपको लंबाई निकालनी है, तो लंबाई है 5x। तो क्या करेंगे? 5 × 20 कितना हो गया? 100। और यहाँ पर देखिए 4x, यानी कि 4 × 20, ये कितना हो गया? 80। तो ये 100 है, ये 80 है। आपको निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ L+B। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हो गया 2, और लंबाई निकल आई है 100 और चौड़ाई निकल आई है 80। तो 180 गुणे तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। क्योंकि ये आपका पेरीमीटर है तो आंसर मीटर में ही आएगा, यूनिट मीटर में ही आएगी। समझ आ रही है बात? ठीक, नोट कर लीजिए।
आगे लिखिए, लिखिए 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, ठीक है, जिसके अंदर की तरफ से यानी इनसाइड, जिसके अंदर की तरफ से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 5 मीटर रोड का क्या किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। फिर से समझ लीजिए, 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, जिसके अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। लिखो, लिख लिया, आंसर बताओ। 800, ठीक है। तो देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि जो इनसाइड उसका क्या बनाया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे, बाहर वाले रेक्टेंगल से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रोड का एरिया मिल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो जरा देखेंगे, देखिए ये जो है आपको 50 मीटर लंबाई हो गई, ठीक है, और ये आपकी 40 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। अब बोला जा रहा है कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता अंदर बनाया जा रहा है, तो समझेंगे जरा बात को। मान लीजिए ये कोई रास्ता है इस तरीके से, है ना, तो इसकी जो ब्रेड्थ दी गई है आपको, ये कितनी दी गई है, 5 मीटर की दी गई है ना। तो अगर 5 मीटर वाइड रास्ता है तो देखो 5 मीटर इधर भी होगा, 5 मीटर इधर भी होगा, 5 मीटर इधर भी होगा और 5 मीटर इधर भी होगा, क्योंकि 5 मीटर क्या है, 5 मीटर लंबाई का, ये 5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है। तो देखो अगर इसके हम बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो 50 × 40 होगा, L × B से, तो ये हो जाएगा आपका 2000 मीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही है, क्या हो जाएगा, 2000 मीटर स्क्वायर। अब आपको अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। ये बताइए, ये तो लेंथ पूरी 50 है, इधर 5 मीटर, इधर 5 मीटर कम हो जाएगी, दोनों तरफ कम हो जाएगी ना, तो 10 मीटर कम हो जाएगी, तो लेंथ कितनी बचेगी, 40। समझ आ रही है बात? अब देखो इसकी ब्रेड्थ की बात करते हैं, तो देखो 5 मीटर ब्रेड्थ इधर कम हो गई और 5 मीटर ब्रेड्थ इधर कम हो गई, तो टोटल कितनी कम हो गई, 10 मीटर। तो 40 में से 10 माइनस हो गई तो कितनी बची, 30, और 40 × 30 कितना हो गया, 1200 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाहर वाले का एरिया 2000 आ रहा है और अंदर वाले का एरिया 1200 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो जो डिफरेंस होगा वो रास्ते का एरिया होगा, तो 2000 में से 1200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर, जो कि किसका एरिया होगा, आपका इस रास्ते का एरिया हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक, नोट कर लीजिए। तो आगे लिखिए, देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एक या तो अंदर से रास्ता बनाया जाए या बाहर से रास्ता बनाया जाए, या लेंथ और ब्रेड्थ के क्या, लेंथ और ब्रेड्थ के पैरेलल कोई क्या खींच दी जाए, रोड बना दी जाए और उसका एरिया फाइंड किया जाए। तो दूसरा वाला क्वेश्चन लिखते हैं, किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए 60 मीटर लंबाई, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, ठीक है। लंबाई व चौड़ाई के समानांतर, पैरेलल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता मैदान के ठीक बीचों बीच बनाया जाता है, मैदान के ठीक बीचों बीच बनाया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल
देखें ये समझिएगा बात को। देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया जिसकी लंबाई दी गई है शायद 60 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 40 मीटर, है ना, 40 ही दी गई है। अब क्या बोला जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता बनाया जाता है जिसकी विड्थ 2 मीटर है। तो समझिएगा बात, लंबाई तो ये होगी, तो इसके पैरेलल जब आप ठीक बीचों बीच रास्ता बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और चौड़ाई ये हो गई तो जब इसके पैरेलल ठीक बीचों बीच रास्ता बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका रास्ता हो जाएगा। क्लियर है ना बात, ये आपका क्या हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। ठीक है, अब इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल बताना है। इसकी चौड़ाई कितनी है बताइए, 2 मीटर है। तो यहाँ पे भी 2 मीटर होगी, यहाँ पर भी 2 मीटर होगी और यहाँ पर भी 2 मीटर होगी, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो जरा देखना है यहाँ पर, पहले आप इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे निकाल पाएंगे, देखिए इसकी पूरी लंबाई कितनी है 60 मीटर जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड की है, और विड्थ हो जाएगी 2 मीटर क्योंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो भाई 60 गुणे 2 बोलो कितना हो गया, 120 मीटर स्क्वायर, ये बन गया। अभी केवल हमने इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला है, हमें इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो भाई इसकी ये वाली लंबाई कितनी हो गई 40 और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 2, तो ये हो गया 40 गुणे 2 बोलो ये कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा 200 मीटर स्क्वायर ऐड करने पर। समझ आ रही है बात, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एरिया 200 मीटर स्क्वायर का है। कौन सा, ये वाला और ये वाला। लेकिन अभी मुझे ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने डबल बार काउंट कर लिया है, एक बार ऐसे में और एक बार ऐसे में। तो इसकी ये वाली विड्थ है 2 और ये वाली विड्थ भी 2 है, ये सारी विड्थ इसकी 2 है। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर बन रहा है, सभी साइड्स बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर और इसकी साइड है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 मीटर स्क्वायर, वो माइनस कर देंगे हम लोग। तो आंसर कितना हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस कर दीजिए उससे। चलो और लिखिए आप, देखिए ए, कैपिटल ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, अनुदिश का मतलब है कि डायगोनल के टुवर्ड्स, यानी कि डायगोनल की तरफ, ठीक है, उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट, 52 मीटर पर मिनट, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर जाता है। चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है। तथा बी इस मैदान को उसके भुजाओं के अनुदिश, भुजाओं का मतलब है उसकी साइड्स के टुवर्ड्स, है ना, उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 68 मीटर पर मिनट स्पीड दी गई है, चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना आ रहा है 60। ठीक, देखिए यार समझिएगा, देखो बोला ये जा रहा है आपसे कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया आपने, ठीक है, ए बी सी और डी। देखना यार, बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ए है ना, इसको अगर आप ए बी सी डी मान लेंगे तो यहां दिक्कत आ जाएगी, आपको लगेगा कि ए से ही चलना स्टार्ट कर रहा है, वो व्यक्ति दिया गया पर्सन, पी क्यू आर एस मान लीजिए इसको, ठीक है। अब बोला जा रहा है एक व्यक्ति ए है
ये हो जाएगा। और जब इसके अनुदिश चलेगा तो इसकी चाल कितनी दी गई है आपको? पहली वाली 52 मीटर प्रति मिनट, समझिएगा 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 15 सेकंड में इसे पार कर जाता है। पार करने का मतलब ये है कि ये एस से कहां पर पहुंच जाता है? क्यू पर पहुंच जाता है। समझ आ रही बात? ये कौन जा रहा है यहाँ पर? ए जा रहा है। अब एक व्यक्ति बी है, उसे भी यहीं से चलना है और यहीं पर पहुंचना है, लेकिन उसके चलने का तरीका क्या है? साइड्स के अनुदेश है, यानी कि भुजाओं के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये इधर जाएगा और फिर ऐसे जाकर के इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगा। समझ आ रही बात? और इसकी जो स्पीड है वो 68 मीटर पर मिनट है और समय इसे भी उतना ही लगा है जितना यहाँ पर ए को लग रहा है, 15 सेकंड। समझ आ रही है बात? तो जरा देखना भाई, सबसे पहले तो मैं ये करूं कि मैं क्यूरियस की डिस्टेंस फाइंड कर लूं कि ये डिस्टेंस कितनी है। समझ आ रही है? तो देखो 52 मीटर प्रति मिनट का मतलब है कि वो व्यक्ति यानी ए 1 मिनट में कितनी दूरी चल रहा है? 52 मीटर चल रहा है और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो कोई आदमी 60 सेकंड में 52 मीटर चल रहा है और पूरी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा है? 15 सेकंड। तो ये बताओ, अगर उसे 15 सेकंड का समय लगा होगा, 60 सेकंड का नहीं लगा, कितना लगा? 15 सेकंड का। तो आपने क्या किया होगा? यहाँ पर 4 से डिवाइड किया होगा। तो आप यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति ने 15 सेकंड में 13 मीटर की दूरी तय करी है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है भाई? 1 मिनट में 52 मीटर जा रहा है, यानी 60 सेकंड में 52 मीटर जा रहा है, तो 15 सेकंड में कितना जाएगा? 4 से भाग दे दिया और यहाँ भी 4 से भाग दे दिया, तो इसका मतलब है 15 सेकंड में कितना जाएगा? 13 मीटर जाएगा। समझना? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आ गई 13 मीटर। अब जरा देखना, जब वो भुजाओं के अनुदिश चल रहा है तो उसकी चाल है 68 मीटर प्रति मिनट। फिर वही चीज कि आपको पता है कि 1 मिनट में कितना जा रहा है? 68 मीटर जा रहा है। समझ आ रही है बात? 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। अब आपको पता है कि ये दूरी उसे कितने समय में तय करी है? 15 सेकंड में। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर कितना आ जाएगा? 17 मीटर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुंचा है तो पूरी दूरी जो है यानी SR प्लस RQ बराबर कितनी है? 17 मीटर की। अब एक चीज बताओ, आपको पता है ये रेक्टेंगल है तो इसका वर्टेक्स जो है वो 90 डिग्री होगा, और अगर वर्टेक्स 90 डिग्री है तो इसका मतलब है पाइथागोरस लग रही होगी कंफर्म। तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और पाइथागोरस में एक ट्रिपलेट नाम की चीज होती है, जैसे 3 4 5, दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर तीसरी बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 17 आ रहा है टोटल। तो अब ट्रिपलेट हमें या तो याद हो और या फिर हमें बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा। बेसिक तरीका क्या लगाएंगे? अगर ये पूरी दूरी 17 है तो अगर आप इसको x मान लेंगे तो ये 17 माइनस x हो जाएगी। हो सकता है ना? तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। या तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर करते हुए, और या फिर थोड़ा दिमाग और लगा लेंगे। थोड़ा दिमाग और लगा लेंगे क्या कि ये अगर 13 है और इन दोनों का सम 17 है तो इसका मतलब एक 12 होगा और एक 5 होगा। 12 5 और 13 ट्रिपलेट होता है 144 और 25 169, 13 का स्क्वायर। तो हमें ये पता है, हमने इसको मान लिया 12 और इसको मान लिया 5। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि 12 5 ऐसे ही मानेंगे, आप 5 इसे भी मान सकते हैं और 12 इसे भी मान सकते हैं, क्योंकि आपको एरिया फाइंड करना है, आपको लंबाई और चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। समझ आ रही है बात? तो एरिया का मतलब L इंटू बी होता है, चाहे L कुछ मान लो बी कुछ मान लो। समझ आ रही है? तो भाई देखो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो आपको निकालना था इसका एरिया। तो मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी फिगर का जनरल अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो आप चाहे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके इंटू 2 टाइम्स कर दीजिए, और या फिर सीधा सीधा लंबाई गुणे चौड़ाई आपको पता है, और लंबाई आपको पता है 12 और चौड़ाई आपको पता है 5। समझ आ रही है बात? तो आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया आप L इंटू बी लगा दीजिए, सीधा पता चल जाएगा। ये 12 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया होगा? आयत। समझ आ रही है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए 2D फिगर जो होते हैं, 2D फिगर की कुछ स्पेशल केसेस जो होते हैं वहां पर आपको दिक्कत आएगी, बाकी क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। केवल ये क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला पता होगा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला पता होगा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर इसमें कुछ स्पेशल केसेस की बात होगी, वो स्पेशल केसेस के आंसर्स हमें ऐसे डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें लॉजिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है?
चलिए आगे लिखेंगे। लिखिए एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से 7 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर लंबे 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान के 25 मीटर चौड़े घास के मैदान के ठीक बीचों बीच बंधी है। ठीक है, ठीक बीचों बीच बंधी है। तो बताइए गाय कितने क्षेत्र की घास नहीं खा सकती है? तो बताइए गाय कितने क्षेत्र की घास नहीं खा सकती है? ठीक है, तो आसानी है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब 3 तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो जरा समझ लेते हैं। देखो बोला जा रहा है कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड होगी, यानी एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 30 मीटर 30 दी गई ना, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 25 मीटर। तो चौड़ाई दी गई है आपको 25 मीटर, समझना बात। अब बोला जा रहा है इसके ठीक बीचों बीच एक क्या है? 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी हुई है, समझना बात। तो ठीक बीचों बीच का मतलब है यहां कहीं पर गाय बंधी होगी। अब 7 मीटर क्या है? 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, तो अगर वो गाय मैक्सिमम इस लंबाई को कवर करेगी तो 7 मीटर से ज्यादा नहीं कर सकती। अब 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है तो कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, समझ आ रही है बात। यानी इसके आसपास का जो भी एरिया आएगा वो घास गाय खा सकती है, तो ये हो जाएगा 7 मीटर। तो एक चीज बताओ, पहले तो आप इसका एरिया फाइंड कर लो, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है, आपको वो एरिया फाइंड करना है जिसकी घास गाय नहीं खा सकती। तो ये वाला एरिया ऐसा है जिसकी घास गाय नहीं खा पाएगी। तो पहले टोटल का एरिया निकाल लेंगे, 30 × 25, रेक्टेंगल का एरिया 750 मीटर स्क्वायर, समझ आ रही है। अब आप इसका एरिया फाइंड कर लेंगे इजीली। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आपको पता है ना। ये हो जाएगा 22/7 × r स्क्वायर, r का मान है 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 × 7 होगा 154, समझ आ रही है। 154 मीटर स्क्वायर, तो माइनस कर देंगे 154 मीटर स्क्वायर। तो 10 में से 4 गया 6, इधर बचा होगा 14, 14 में से 5 गया 9, और इधर बचेगा 6, यानी 696 मीटर स्क्वायर ऐसा एरिया है जिसकी घास गाय नहीं खा पाई, समझ आ रही है बात। ठीक, अब जरा देखना, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला समझिएगा बात, 3 तरीके के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई आपको। अगर कभी भी क्वेश्चन में गाय ठीक बीचों बीच बांधी गई होगी तो इसका मतलब है वो इतना एरिया कवर कर पाएगी जो कि होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक बीचों बीच बांधी गई है तो घास खाने का जो एरिया होगा, जो गाय ने घास खाई होगी उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और अगर गाय किसी वर्टेक्स पर यानी किसी कॉर्नर पर बंधी होगी तो वो इस तरीके से रोटेट करेगी, तो इसके जो घास खाने का जो एरिया होगा वो ये वाला होगा, और ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4। कल आपको बताया था सेक्टर ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 × 90 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर कभी भी गाय किसी साइड के मिड में बांधी गई है तो इसका जो एरिया होगा जो घास गाय खाएगी वो पाई आर स्क्वायर बाई क्या होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा? सेमी सर्किल बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, समझ आ रही है। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि ठीक बीचों बीच में तो पाई आर स्क्वायर, कॉर्नर में तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, और साइड के मिड में है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, समझ आ रही है बात। 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब जरा देखिएगा,
अब जैसे मान के चलो आपसे ये बोला जा रहा है कि 3 बराबर वृत्त हैं, 3 इक्वल सर्कल्स आर टच टू ईच अदर एक्सटर्नली। 3 बराबर वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। समझे ये बात? तो देखो भाई, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। ये 3 बराबर वृत्त हैं और 3 बराबर वृत्त हैं, इसका मतलब है इनकी रेडियस क्या होगी? सेम होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, अब आपको ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से बोला जाएगा, आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा कि 14 सेंटीमीटर इक्वल रेडियस, 14 सेंटीमीटर इक्वल रेडियस के 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है आपको ये जो मिडिल वाला पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। समझ आ रही है बात? यानी आपको इस चीज का एरिया फाइंड करना है, ये जो फिगर बन रहा है बीच वाला, ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है। समझ आ रही है बात? कितना होगा एरिया इसका? अच्छा, ठीक है। और अगर हम ये कह दें कि इसके ऊपर से एक रबर बैंड लगाई गई है, इस रबर बैंड की लंबाई कितनी होगी? तो देखो भाई, जब भी 2, 3 या 4 या 5 या 10 या n नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, तो अगर कभी भी इनके ऊपर से कोई रबर बैंड लगाया जाए या कोई दूसरी चीज लगाई जाए जो इस पे चिपक करके लगेगी, समझ आ रही है बात? और आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी, तो ऐसे फिगर की लंबाई हमेशा होती है 2r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस नंबर ऑफ सर्कल्स। क्या होती है? जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है कैसे वो अभी हम लोग सीख लेंगे एक बार। फॉर्मूला होता है 2r और 2r का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, वृत्त का व्यास। 2r पाई प्लस नंबर ऑफ सर्कल्स। नंबर ऑफ सर्कल्स का मतलब है जितने वृत्त दिए गए होंगे उन्हीं को रख देंगे आप। अगर 2 दिए गए तो 2 रख देंगे, 3 दिए गए तो 3 रख देंगे। बोलो बात समझ आ रही है? अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो अंदर वाला एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। समझ आ रही है? अब आइए जरा समझ लेते हैं कि अंदर वाला एरिया कैसे फाइंड होगा। देखिएगा जरा, देखो समझना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तीनों वृत्त बराबर हैं, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। समझना बहुत ध्यान से। मैं इससे इसको मिला रहा हूं, इससे इसको मिला रहा हूं और इससे इसको मिला रहा हूं। अच्छा बताओ, अगर ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r होगी, क्योंकि ये रेडियस किसी एक ही वृत्त की है, तो सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये r है तो ये भी r हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों वृत्त ही बराबर है तो इनकी रेडियस भी बराबर हो जाएगी। वैसे ही इन दोनों की भी रेडियस आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये O है, ये O डैश है और ये O डबल डैश है सेंटर, तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई 2r हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही? अब देखना जरा, अगर मैं यहां से इस पर एक ऐसे लाइन खींचता हूं, परपेंडिकुलर हो गई है, यहां से ऐसे खींचता हूं तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण क्यों बनना है? क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी भी सर्किल की टेंजेंट पर अगर उसके सेंटर से उसको मिला दिया जाए देन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। समझ आ रही बात? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को यदि वृत्त के केंद्र से मिला दिया जाए तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। समझ आ रही? तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब जरा देखना यहां पर, ये वाला कैसे 90 होगा? ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा? बताइए, ये वाला एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्या है? आयत के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो कहीं नहीं पढ़ा मैंने आज तक। आमने सामने आयत के चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि आयत ही क्यों है, तब तो हम कह पाएंगे कि 90 डिग्री का हो। पहले ये बताएंगे आयत क्यों है ना? तो
शायद तो मुझे एक तरीके से पता चल रहा है, आप सर ये बोल रहे हैं कि अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें होगी ना स्ट्रेट लाइन, इस वाली साइड पर ये स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर सर ये साइड r है, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है और ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो ये भी r होगी। तो आमने सामने की भुजाएं अगर 90 डिग्री पर खींची गई है तो पैरेलल तो होगी, समांतर तो होगी और बराबर भी होगी। इसी तरीके से सर ये वाली साइड भी इसके पैरेलल है और ये भी क्या है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, तो ये भी बराबर होगी। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर तभी हो सकती है जब वो रेक्टेंगल होगा। समझ आ रही है बात? तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो फिर ये वाला भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब जरा देखना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसी तरह आपने यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची, तो क्या ये भी 90 होगा? देखो ये टेंजेंट है और ये सेंटर से मिला रहा है, ये भी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। समझ आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 हो गया क्योंकि ये भी रेक्टेंगल बन रहा है, और ये 2r 2r 2r, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे, तो 180 को 3 बराबर भागों में 60-60 पड़ जाएंगे। ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा सर्किल जो है ये 360 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है भाई, 360 डिग्री से ज्यादा थोड़े हो। तो ये 90 है, ये 90 है, 180 और 180 और 60, 240। समझ आ रही है बात? तो क्या ये 120 डिग्री बचा होगा? तो ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है, ये सर बचा है 120 डिग्री का। 90 90 180 और 60, 240 निपट गया। 360 में 240 माइनस कर देंगे, 120 आ गया। तो सर ये जो सेक्टर ऑफ सर्किल है ये 120 डिग्री का हो गया। तो सर ये वाला भी इसी तरीके से सेक्टर ऑफ सर्किल भी कितना होगा, 120 डिग्री। और वैसे ही ये वाला सर सेक्टर ऑफ सर्किल कितना होगा, 120 डिग्री। तो देखो भाई रबर बैंड की लंबाई पूछी जा रही है, तो ये बताओ ये जो हवा में लटकती हुई दिखाई दे रही है, तो अगर ये 2r है तो ये भी 2r होगी, समझना, ये 2r है तो ये भी 2r होगी, ये 2r है तो ये भी 2r होगी, तो 2r 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 कितनी होगी, 6r। तो 6r तो ऐसी लंबाई है जो आपको बाहर दिख रही है लटकते हुए। अब कुछ ऐसी रबड़ होगी जो इन पहियों के ऊपर चिपकी हुई लगी होगी, आटा चक्की के ऊपर जो बेल्ट देखी है आपने जो लगी होगी, वो बिल्कुल फिक्स होती है उसमें। तो ये 120 120 120, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 120 इंटू 3 सेक्टर ऑफ सर्किल, 3 120 डिग्री के वृत्तखंड है, तो 120 गुणे 3 सर टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब है कि एक पूरा वृत्त बन गया फिर से, और पूरा वृत्त बन गया तो उसकी जो सरकमफरेंस होगी, क्षेत्रफल नहीं सरकमफरेंस, उसी पर तो आपने पट्टा लगाया होगा, वो 2 पाई r हो जाएगी। तो सर ये 2 पाई r हो जाएगी, तो 2r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस क्या बचेगा, पाई। तो देखिए क्या वही चीज लिखी है, 2r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस नंबर ऑफ सर्कल्स 3 है, तो 2r पाई प्लस 3। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि इसके ऊपर से एक रबर बैंड लगी तो लंबाई बताइए, तो आप 2r की जगह रख देते 7 दूनी 14, 14 और ब्रैकेट के अंदर लिख देते पाई बाई 7, पाई के 22/7 या पाई लिखा रहने दो प्लस 3। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका एरिया ये वाला बताना है आपको, तो ये बताओ क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, लास्ट क्लास में बताया है। तो देखो भाई √3/4 साइड स्क्वायर, अब साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साइड होगी वो 2r है। साइड क्या है, 2r। अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ। ये 2r है तो 3/4 2r का होल स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा √3r²। समझ आ रही है बात? अब ये बताइए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और 60 60 60 डिग्री के 3 सेक्टर ऑफ सर्किल मिलेंगे तो 180 बनेगा। और 180 का मतलब है कि सेमी सर्किल बनेगा जिसका एरिया होता है πr²/2। तो मैं सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से, तो मुझे एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो मैं कहूंगा सर √3r² माइनस πr²/2। तो सर r² कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस π/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। क्या होगा, देखो अब याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। कहोगे सर ये याद कैसे रहेगा, भूल जाएगा पेपर में, तो याद करने का तरीका देख लो। 2r ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस 3, तो ये हो गया रबर बैंड की लंबाई,
और अगर एरिया पूछा जाएगा तो ये 2r की जगह इस 2 को ऊपर ले जाना पावर में, तो r स्क्वायर, ये r स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ये जो पाई है इसमें पाई बाई 2 और किससे माइनस कर देंगे, √3 से। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो देखो भाई, अब आपको 14 सेंटीमीटर इक्वल रेडियस के 3 सर्कल दिए गए थे, आपको एरिया फाइंड करना है। आप r की जगह केवल 14 मत दो, बस 14 का स्क्वायर 196 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस पाई बाई 2। तो आंसर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, पाई बाई 2। और पाई बाई 2 की जगह है आप 22/14 भी लिख सकते हैं। 22/2 नीचे आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, तो 22/7 गुणे 2 यानी 22/14। आगे कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लो, और नहीं कैलकुलेट करना चाहते हो तो यही आपके ऑप्शन में, ऑप्शन ऐसे ही दिया गया होगा, तो इसमें आप टिक कर देंगे। समझ आ रही है? तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि 3 बराबर वृत्त हैं। अच्छा, अगर यहाँ 3 की जगह 4 आ जाता तो मैं क्या कहता, तो मैं 4 कर देता, 2r ब्रैकेट के अंदर 5 + 4। और अगर बीच वाला एरिया पूछा जाता तो क्या कर देते, साइड क्या बन जाती बताओ, 4r स्क्वायर, 2r साइड हो जाती, 4r स्क्वायर यानी कि पूरा। भाई जब 4 होंगे तो अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड आपको पता चल जाएगी बहुत इजीली, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर और अंदर πr स्क्वायर, क्योंकि 4 सेक्टर ऑफ सर्कल बनेंगे, यहाँ 3 बन रहे हैं ना, वहां 4 बनेंगे, तो πr स्क्वायर। समझ आ रही है बात? तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 4 माइनस पाई। तो r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस पाई, वो कौन सा एरिया होगा, सैडेड रीजन वाला एरिया होगा, जहां पर 4 वृत्त मिल रहे होंगे इस तरीके से, ऐसे 4 वृत्त मिल रहे होंगे, तो ये जो बीच वाला एरिया होगा। समझ आ रही है बात? r स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस पाई, घर में सॉल्व करके देख लेना, यही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जनरली कभी पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी सेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ आ रही है? सी सेट में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी इसके फिर बहुत सारे रूप है, लेकिन जब आप एसएससी में जाएंगे तो आपको रूप पढ़ने के मिलेंगे, ठीक है। इसी में बहुत सारी लीड्स बनी होती हैं, कुछ इस तरीके के फिगर दिखते हैं आपको, ठीक है, जो पेपर में दिखने के बाद ही आधे लोग डर जाते हैं, सॉल्व करने की तो बात छोड़ दो। यहाँ पर सर्कल बना है, इसकी रेडियस क्या होगी सर, यहाँ पर सर्कल बना है, इसकी रेडियस क्या होगी सर, यहाँ पर इसकी रेडियस क्या होगी, इनकी रेडियस क्या होगी, इस तरीके से फिगर बना होगा सर, इसका एरिया फाइंड करिए, बताइए कितना होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे फिगर बने होते हैं, लेकिन ये आपके मतलब के नहीं है, ठीक है। आपके मतलब किसलिए नहीं, क्योंकि आपका जो क्लास है वो सीसेट का है, तो सीसेट में केवल वही चीज पढ़ाना ठीक रहेगा जो आपके मतलब की है ना। आने को तो फिर मेंसुरेशन में बहुत कुछ आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब जब इसकी हमने बात करी ली है तो एक बात और मुझे बता दो कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 3 इक्वल सर्कल को किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर रख दिया जाए, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप बताना है आपको। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल केस होते हैं सर्कल के, तो ये पूछे जा सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखेंगे जरा, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक वृत्त ये बना दिया है मैंने, एक सर्कल ये बना दिया है और एक सर्कल ये बना दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने जो है इन तीनों वृत्तों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर पैक कर दिया है। समझिएगा बात, थोड़ा सा इस तरीके से बना लीजिएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने इन सर्कल्स को क्या कर दिया है, रख दिया है, ए बी सी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये तीनों वृत्त बराबर हैं, तीनों वृत्त क्या हैं, बराबर हैं, तो इनकी रेडियस बराबर होगी, एरिया भी बराबर होगा, और इन तीनों वृत्तों को मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर रख दिया है। तो सर कोई मुझे ये बता दे कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा। देखेंगे जरा, देखो भाई, ये सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया, है ना। ये O है, ये O डैश है, ये O डबल डैश, मिलाइए।
मिला दिया। अभी बताइए दोनों सभी सर्कल बराबर है तो रेडियस बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये आर 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 और आर हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैंने यहाँ से और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ही होगा, ये क्यों? क्योंकि अभी भी बताया टेंजेंट को केंद्र से मिला देंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। तो ये वाला एंगल हो गया सर 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी हो गया सर 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर सर मैं इससे इसको मिला दूंगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि सर ये एक सीधी रेखा है तो ये वाला कोण भी 90 ही हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब जरा देखिएगा, और ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा सर। अब ये 90 है तो जैसे इसको मिलाएंगे वैसे ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। आपको पता है अभी भी बताया रेक्टेंगल बन रहा है, समझ आ रही है बात। अब देखो ये 90 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 90, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल बन रहा है। तो 90 और ये तो 60 होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो 90 90 कितना हो गया बताओ? 180 और 60 कितना हो गया 240। तो भाई 240 तो हो गया, तो सर ये वाला कोण कितना बचा होगा 120 डिग्री का। अब देखो, अब सर मुझे पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर निकालने के लिए सर मैंने एक चीज पढ़ी है और आपने ही एक चीज बताई है कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, सभी भुजाओं का योग, या 3a 3 गुणे भुजा भी कहते हैं। तो सर अगर मैं एक साइड पता कर लूं किसी भी तरीके से, अगर मैं एक साइड पता कर लूं इंटू 3 करा दूंगा लास्ट में, आंसर पता चल जाएगा। समझ आ रही है बात? तो देखो अगर ये 2r है तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये भी 2r होगी। इसलिए 2r होगी क्योंकि सर आप बोल रहे हो कि ये क्या है रेक्टेंगल है, आयत है, तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है, तो ये 2r होगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सर कि ये वाले कॉर्नर कितने होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बार बता दो एक बार तो कहानी बन जाएगी आगे पूरी। समझ आ रही है बात की नहीं? तो देखेंगे जरा, अब ये कॉर्नर मुझे निकालने हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोण कितना दिया है 90 डिग्री, ये कोण कितना पता चल गया मुझे 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है और रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच पर बना एंगल 90 डिग्री होता है। और सर ये 90 है, ये 90 है तो 180 हो गया, और ये सर 120 है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर खींच दूंगा। क्या करूंगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कोण अर्धक, और अगर सर आपने कोण अर्धक खींच दिया तो ये 120 को 2 बराबर भागों में बांट देगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो सर देखो यहां पर एक चीज समझने वाली है, मैं आपसे कह रहा हूं ये 90 है, ये 60 हो गया, ये क्या हो गया 60 हो गया। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब ये बराबर बराबर क्यों बांट रहा है ये पता चल रहा है तुम्हें? बराबर बराबर क्यों बांट रहा है ये? क्यों कैसे कह दिया कि सर बराबर बराबर खींच दो? मान लो बराबर ना हो तब क्या करोगे? ये 60-60 क्यों बराबर है? देखो भाई पूरा लॉजिक पता होना चाहिए, है ना? मतलब कहने का मतलब है किसी सेम पॉइंट से किसी सर्कल पर खींची गई दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होती है, स्पर्श यही मतलब है ना। तो भाई एक अगर ये वृत्त है तो यहां से अगर हम दोनों स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगी सर, और ये वाली तो इसके बराबर है ही क्योंकि आप कह रहे हैं रेडियस है। समझ आ रही है बात? और ये वाली तो दोनों के लिए कॉमन है सर, तो किसी ट्रायंगल की अगर तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सर 120 को ये वाली लाइन 2 बराबर भागों में बांट देंगे। समझ आ रही है बात? तो ये 60 हो गया, ऐसे पता चला कि ये 60 हो गया, ठीक है। अब ये 60 में ये 90 है तो कितना हो गया 150, तो ये कितना बचा 30। समझ आ रही है बात? 30। अब देखो सर मुझे ये वाली लेंथ पता करनी है तो सर मैं tan 30 लगा सकता हूँ, लंब और आधार। समझ आ रही है बात? तो देखिए यार tan 30 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है r, रेडियस है ये r, और आधार कितना है, इसको आप मान लीजिए a b c d e ऐसे करके मान लीजिए, सिर्फ इसको मान लिया है आपने तो इसको आप क्यों मान लीजिए थोड़ी देर के लिए p q r। समझ आ रही है बात? तो जरा बात समझिएगा। अब जरा ये बताओ ये हो गया r और ये हो गया e q। समझ आ रही है बात? e q। अब tan 30 का मान क्या होगा 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 इक्वल्स टू r अपॉन e q। तो e q की वैल्यू क्या हो जाएगी √3r। तो ये वाली जो भुजा है ये वाली भुजा पता चल गई √3r। अच्छा ये बताओ अगर ये √3r ये भी √3r हो, सेम वही चीज बन रही है यहाँ पर क्योंकि सभी इक्वल सर्किल है,
ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी दोनों आपस में वही चीज लग रही है, तो ये भी √3r हो गई। तो सर 2r और √3r इंटू 2, तो टोटल क्या हो गया 2r प्लस 2√3r हो जाएगा। समझ आ रही है? तो अगर मैं यहाँ से 2r कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस √3। ये क्या हो गई भाई, ये साइड हो गई किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर होता है साइड इंटू 3, ये हो गया 6r और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस √3। तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड बनेगी वो क्या बन जाएगी 6r ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1। और कभी कभी √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाती है 1.732, है ना, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2.732 में मल्टीप्लाई करा देंगे 6r जो रेडियस दी गई है उसके 6 गुना का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रही है? ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, देखिए एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। द रेडियस, एक पहिए की त्रिज्या कितनी है 3.5 मीटर है। रेडियस कितनी दी गई है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है। यदि इस पहिए को 3100 चक्कर घुमाया जाता है, यदि इस पहिए को 3100 यदि इस पहिए को 3100 चक्कर घुमाया जाता है, यदि इस पहिए को 3100 चक्कर घुमाया जाता है तो किलोमीटर में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, तो किलोमीटर में ये कितनी दूरी तय कर लेगा 68 पॉइंट समथिंग बताया ना आपने कुछ, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा 68.2। चलिए और बताइए, ऐसा तो नहीं आना चाहिए, आ रहा है, समझिएगा। देखो भाई, जैसे मान के चलो कि पहिए की बात हो रही है ना, तो ये पहिया दिया गया है आपको। अब बोला ये जा रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो 3.5 दी गई है मीटर में। समझ आ रही है बात? तो 3.5 मीटर दी गई है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसमें टोटल कितने चक्कर लगाए, 3100 चक्कर लगाए हैं, ठीक है। अब जरा ये बताओ, जब कोई पहिया एक चक्कर लगाता है तो एक जो रोटेशन होती है उसकी वो कितने के बराबर होती है 2πr। बताइए, जो इसकी परिधि होगी वही तो एक चक्कर चलने पर दूरी तय करेगा। तो ये हो गया 2 गुणे 22/7। आर की वैल्यू दी गई है 3.5 मीटर, 7 से काट देंगे 0.5 इंटू 2 1, और 1 इंटू 22 कितना हो गया 22 मीटर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि एक चक्कर चलने पर 22 मीटर की दूरी तय कर रहा है भैया। समझ आ रही है? अब जरा ये बताओ, जो डिस्टेंस होती है, समझना बात को, डिस्टेंस बराबर होता है 2πr इंटू n। कभी भी पहिए के द्वारा चली गई दूरी पूछी जाएगी तो 2πr इंटू n, n का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशंस, कि कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं। समझ आ रही है? n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ रोटेशन, चक्रों की संख्या। तो 2 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 गुणे r, r की वैल्यू क्या हो जाएगी
3.5 इंटू, अच्छा एक चीज, ये 2 पाई आर की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई है, तो रखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि 2 पाई आर की वैल्यू है 22 मीटर, समझना बात। तो ये हो गया 22 मीटर गुणे 3100 चक्कर। बोलो बात समझ आ रही? ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 31 गुणे 22 गुणे 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। 68,200, 68,200। अब देखो भाई किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना, अगर किलोमीटर में आपको निकालना है तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, 68.2 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 68.2 किलोमीटर है। समझ आ रही है बात? ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसी में दूसरी तरीके से आपसे रेडियस पूछी जा सकती है ना। इस बार अभी आपसे क्या पूछी जा रही है, दूरी, और जब रेडियस पूछी जाएगी तो डिस्टेंस दे दी जाएगी। तो लिखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए एक पहिया 300 चक्कर में, एक पहिया 300 चक्कर में, नहीं 300 नहीं, सॉरी 3000, एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 10.5। और भाई तो देखेंगे 10.5। ठीक है भाई, देखिए यार आपको पता है कि कितनी दूरी तय करी गई है, 198 किलोमीटर है ना। अच्छा कितने चक्कर लगाए, 3000 इंटू 2 पाई आर, है ना। तो भाई देखो 2 पाई आर गुणे एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशन, अब बराबर टोटल दूरी 198 किलोमीटर। तो जरा बात समझिए, ये हो गया 3000 गुणे 2 पाई आर इक्वल्स टू 198 इंटू 1000। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 को गुणा करके। तो देखो 3000 के ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 में 18, 3 में 18, 3 से कैंसिल हो गया। 2 पाई आर बराबर हो गया 66, और 2 से काट देंगे तो ये हो गया 33, और पाई की वैल्यू हो गई 22/7 गुणे आर बराबर 33। 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 के लिए 33। तो आर बराबर हो गया 7 इंटू 3, ये 7 का इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 21/2 यानी कितना आ जाएगा, 10.5 मीटर। तो रेडियस ही आपसे पूछी जा रही है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिखिए। देखिए एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। A wire is bent into the form of a square। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। The area of the square is 81 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, यदि इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यदि इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? If the wire is bent into the form of a semicircle, then find the radius of the semicircle. ठीक, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, करिए। सात। और बताइए भाई। सेवन। ठीक, देखिए समझना बात। बोला जा रहा है कि तार है जिसे स्क्वायर के रूप में मोड़ दिया गया। A wire is bent into the form of a square. एक तार को स्क्वायर के रूप में मोड़ दिया गया है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया 81 है ना। तो देखो भाई, अगर इसकी साइड आपने a मान ली है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अगर a का मान 9 सेंटीमीटर है तो ये बताओ, ये जो स्क्वायर बनाने में जो तार लगा होगा, तार इसका पेरीमीटर होगा, परिमाप। भाई ये भी तार होगा, ये भी तार है, ये भी तार है और ये भी तार है। समझ आ रही है? और सभी साइड बराबर होती है, स्क्वायर है तो कितनी साइड होगी? 4। तो 9 × 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। यानी कि पूरे तार की लंबाई कितनी हो गई? 36 सेंटीमीटर। समझ आ रही है? अब जरा देखो, अगर आपने इसको एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया है, तो अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा है तो ये भी पूरा तार होगा और ये भी तार होगा। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है ये सेमी सर्किल का क्या बन गया? सरकमफरेंस, परिधि। और सेमी सर्किल की सरकमफरेंस πr + 2r होगी। समझ आ रही है? तो πr ये हो गया, 2r ये हो गया। तो इसका मतलब है πr + 2r बराबर कितना हो गया? 36। आपको फाइंड करना है r, तो r कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अंदर बचेगा π + 2 = 36। समझ आ रही है? तो ये r हो गया, π की वैल्यू हो गई 22/7 + 2 = 36। 7 × 2 = 14 और 22 36। समझ आ रही है? तो ये कितना हो गया? r × 36/7 बराबर 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, r = 7 आ जाएगा। मीटर में दिया गया, सेंटीमीटर सॉरी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ आ रही है? पहली चीज तो ये जान लो कि जो स्क्वायर की साइड का योग है 36 सेंटीमीटर, ये पूरी सरकमफरेंस ऑफ द सेमी सर्किल होगी और इसका फॉर्मूला होता है πr + 2r। r कॉमन ले लीजिए, π + 2 लगा करके 36 बाहर रख देंगे तो सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक, वो लिखते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 256। ठीक, और बताइए। 256। 128। दो आंसर आ गए, 128 और एक 256। और बताइए भाई।
128। बाकी भाई 2 ही 3 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग तो दे ही नहीं पा रहे, क्या बात? 32 का आंसर है। क्या बोला जा रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है ना, ये एक वृत्त बना दिया, इसकी रेडियस कितनी दी गई आपको? 8 सेंटीमीटर दी गई, समझना बात। ये मान लेते हैं अपन रेडियस है, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई आपको 8 सेंटीमीटर। अब देखो बोला क्या जा रहा है कि इसी के अंदर एक क्या बनाया जा रहा है? स्क्वायर बनाया जा रहा है, समझ आ रही है? तो अगर स्क्वायर बनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे अगर हम इसको मिला दें ऐसे, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर से क्या कर रहा है? ड्रॉ किया जा रहा है, समझ आ रही है? तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो सर ये पूरा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ आ रही है? अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया? डायगोनल हो गया इसका स्क्वायर का। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? स्क्वायर का एरिया, समझ आ रही है भाई? तो देखो भाई, डायगोनल जो होता है, अगर मैं इसकी साइड b मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो डायगोनल b√2 के बराबर होगा, और अगर ये b√2 के बराबर होगा तो b√2 बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 16/√2। अब रेशनलाइज करेंगे √2 × √2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8√2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 8√2 हो गई। अब b का मतलब है स्क्वायर की साइड, तो अगर साइड साइड जो b है वो 8√2 हो गई, तो एरिया होगा b स्क्वायर। 8√2 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो गया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 254 कहां से? हाँ बिल्कुल, देखिए फॉर्मूले के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कहने का मतलब है a√2 बराबर क्या हो गया? डायमीटर हो गया ना, तो a बराबर क्या हो गया? d/√2 हो जाएगा, डायगोनल/√2। वहां से सॉल्व कर लीजिए आप, समझ आ रही है? तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, यानी फॉर्मूला कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही नहीं है कि इसको 2-3 तरीके से सोचा जा सकता हो। केवल आप एक चीज ये सोचिए कि भाई अगर ये रेडियस है तो ये पूरा डायगोनल हो गया, और डायगोनल पूरी हो गई 16, और 16 हो गया b√2 बराबर 16, b की वैल्यू हो गई 8√2 स्क्वायर। समझ आ रही है बात? ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई भाई 2D फिगर वाले क्वेश्चंस की, है ना? अब 3D फिगर वाले क्वेश्चंस की जब बात करेंगे तो पहले डाल दीजिए 3D फिगर। 3D फिगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, और इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो आप लोग अपने बुक से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं 3D फिगर। अब देखिए 3D फिगर की अगर बात करी जाए तो 3D फिगर ऐसे फिगर होती है जिनमें हाइट भी इंक्लूड हो जाती है, 2 डायमेंशन के साथ साथ 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, है ना? तो जो आपका एक रूम होता है वो भी किसके फॉर्म में होता है? क्यूबॉइड के फॉर्म पे होता है। तो ये आप क्यूबॉइड बना देंगे, ठीक है? ये हो जाएगी लंबाई L, ये हो जाएगी चौड़ाई B, ठीक है, और ये हो जाएगी हाइट H। समझ आ रही है? अब जरा देखिए आयतन आपको निकालना है, आयतन, ठीक है? तो आयतन यानी वॉल्यूम निकालने का जो तरीका होता है, अब अगर फॉर्मूला याद है L × B × S तक तो सही है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो उस केस में क्या होगा? किसी भी चीज का आपको आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू
हाइट, एरिया ऑफ बेस का मतलब है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब जैसे आप क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है? रेक्टेंगल से। और क्यूब किससे मिलकर के बना होता है? स्क्वायर से। 6 सरफेस लगा दीजिए उसमें स्क्वायर की तो क्यूब बन जाएगी। अब आपको पता है एरिया ऑफ बेस, अब इसका जो आधार है वो कैसा होगा? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी। समझ आ रही है? तो L इंटू बी और हाइट यानी ऊंचाई इसकी h, तो L इंटू बी इंटू एच, ये बन गया आयतन का फॉर्मूला। इसी तरीके से इसका CSA क्या होगा बताइए? CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। समझ आ रही है? तो इसका मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। समझना बात, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। समझ आ रही है? अब पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब है कि आधार का परिमाप, और आधार का परिमाप होगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। समझ आ रही है? अब चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2LH प्लस 2BH, या हम इसी को 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH भी कहते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। यानी कहने का मतलब है जब किसी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो उसमें क्या होगा? 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो होगा ही, लेकिन अगर टॉप और बॉटम वाले ढक्कन बंद कर दिए जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? आयतन। तो देखो भाई, सॉरी, वो ऊपर और नीचे वाले ढक्कन जब बंद कर दिए जाएंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? CSA का फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने, यानी 2LH प्लस 2BH लिखा हुआ है, प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। एरिया ऑफ टॉप और बॉटम दोनों सेम है, रेगुलर पॉलीगन है, सॉरी रेगुलर पॉलीगन नहीं है, दोनों क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल है तो नीचे वाले का एरिया L इंटू बी और ऊपर वाले का एरिया L इंटू बी। तो जब दो एरिया जुड़ जाएंगे आयत के तो 2LB हो जाएगा, ये हो जाएगा 2LB। तो यही फॉर्मूला बन जाता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, LB प्लस BH प्लस LH। ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, CSA होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। समझ आ रही है? अब इसी में बोला जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ अ मैक्सिमम रॉड। ठीक है, यानी इसके अंदर जो सबसे लंबी छड़ जो होगी रखे जाने वाली, उसका आपसे क्या पूछी जा रही है? लंबाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रॉड जो इसके अंदर रखी जा रही है वो होती है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्योंकि कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर रखी जाएगी वो इसकी डायगोनल हो जाएगी, और डायगोनल में ही सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। समझ आ रही है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझ आ रही है? तो ये इसका क्या होता है? फॉर्मूले होते हैं क्यूबॉइड, नोट कर लीजिए। और वैसे ही क्यूब के आप बना लेंगे, L इंटू बी इंटू एच जहाँ लिखा है वहाँ A इंटू ए कर लेंगे तो A क्यूब बन जाएगा, है ना? और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर, किसका? क्यूब का। तो जहाँ LBH रखा है वहाँ A रख दो तो वही बन जाएगा 4A स्क्वायर। समझ आ रही है? और वैसे ही आपका टोटल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर तो 6A स्क्वायर, डायगोनल A रूट 3। यही से बन गई सारी चीजें। ठीक है, क्लास कितने बजे तक? 11:15। तो क्यूबॉइड का फिगर मैंने बना दिया, फॉर्मूले लिखा दिए, क्यूब का आप लिख लेंगे खुद से। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? A क्यूब। CSA क्या होगा? 4A स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6A स्क्वायर। और डायगोनल या फिर मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगी? A रूट 3 हो जाएगी। बोलो, बात समझ आ रही? तो ये हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद सिलेंडर। अब देखिए यार, सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बेलन। तो बेलन कुछ इस तरीके से बनेगा,
अब जरा देखिएगा, इसके फॉर्मूले बनाते हैं। तो इसका सबसे पहले बात आएगी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम फिर वही तरीका, किसी भी चीज का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्कल बना हुआ है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट हो गई h, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर h। समझ आ रही है? आइए CSA फाइंड कर लेते हैं। CSA क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस यानी सर्कल, सर्कल का परिमाप 2 पाई आर यानी परिधि, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर h। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? ये होता है CSA प्लस टॉप प्लस बॉटम का एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर h प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया h प्लस r, ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। समझ आ रही है? बस यही तीन इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यानी तीन फॉर्मूले हैं इसके, वॉल्यूम, CSA और TSA। समझ आ रही है? अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, इसके ऊपर एक कोण लगा दिया जाता है, उसके नीचे एक अर्धवृत्त लगा दिया जाता है, अर्धगोला लगा दिया जाता है। समझ आ रही है? या फिर आपसे कहेंगे इसके अंदर कोई आइस क्यूब का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो पानी का स्तर ऊपर उड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है? और क्यूब क्यूबॉइड वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के इंपॉर्टेंट होते हैं कि यदि किसी मैदान से हमने कोई गड्ढा खोद करके उसकी मिट्टी बाहर निकाली और उस मिट्टी को हमने मैदान में क्या कर दिया, फैला दिया, तो उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो बेसिकली जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो ये हो गया भाई सिलेंडर। अब अगर ये सिलेंडर हो गया तो अब हम बात कर लेते हैं कोण की, है ना? तो देखिए कोण की बात कर लेते हैं। अच्छा, कोण का मतलब क्या होता है? शंकु। और शंकु कहां से बना है? सिलेंडर से। सिलेंडर के 3 पार्ट्स कर दिए गए थे तो क्या बन गया था? कोण बन गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं इससे इसको और इससे इसको मिला दूं तो इसके अंदर से 3 बराबर आयतन के शंकु निकले थे। एक तो ये निकला था, एक इधर वाला निकला था और एक इधर वाला निकला था। कितने शंकु निकले थे? 3। तो इसके आयतन का 1/3 होता है उसका आयतन शंकु का। तभी आप लिखते हैं इस शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। समझ आ रही है? और जब शंकु का फिगर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। ये हो गई आपकी रेडियस, ये हाइट और ये L, और L का मतलब होता है स्लैंट हाइट यानी कि त्रिज्या ऊंचाई, और L का मान हो जाता है √h² प्लस r²। √h² प्लस r², क्योंकि ये हाइट है तो ये 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है? अब इसका CSA की बात करते हैं हम। इसका CSA लिख सकते हैं या फिर इसको LSA भी लिख सकते हैं। LSA इसलिए लिख देते हैं, या तो इसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं या तो इसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइट का यूज ना करते हुए स्लैंट हाइट का यूज किया जाता है। क्योंकि जब आप किसी तंबू को बाहर से देखते हैं तो उसके अंदर वाली ऊंचाई आपको नहीं दिखती है, सदैव आपको कौन सी ऊंचाई दिखेगी? स्लैंट हाइट दिखेगी, त्रिज्या ऊंचाई। समझ आ रही है बात? इसलिए वहां पर जो उसका वक्रपृष्ठ होता है वो जो उसमें कैनवास जितना कपड़ा लगा होगा उसे बनाने में वही उसका वक्रपृष्ठ होगा। समझ आ रही है? अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनता है? बोला जाता है कि इस तंबू के अंदर एक आदमी को खड़े होने के लिए 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लगता है और एक आदमी को जिंदा रहने के लिए 1 घन सेंटीमीटर वायु की आवश्यकता होती है। तो बताइए, अगर इतने घन सेंटीमीटर टोटल वायु है हमारे पास तो उसमें कितने लोग जिंदा रह सकते हैं या कितने लोग उसके अंदर रह सकते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसी से एक चीज और बनती है फ्रस्टम। जब हम इसे बीच से काट देते हैं तो बाल्टी के आकार का एक फिगर बन जाता है जिसे हम फ्रस्टम नाम देते हैं, छन्नक, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं जिसे हम 3 पार्टों में काट देते हैं, 1 2 3 4, जिनकी हाइट का रेशियो दे दिया जाएगा और रेडियस का रेशियो दे दिया जाएगा। या तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाएगा या कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का पूछा जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? तो इसका जो CSA और LSA होता है वो होता है सर पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर एल प्लस, अब यहाँ पर एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम में टॉप तो है ही नहीं, टॉप क्या है? पॉइंट। और पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसे हम डायमेंशन लेस बोलते हैं। पॉइंट इज अ डायमेंशन लेस फिगर। क्यों? क्योंकि किसी भी बिंदु की ना तो तुम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं बता सकते। होती है लेकिन वो नेग्लेजिबल होती है, यानी कि आपको नगण्य, जो आपको दिखाई नहीं देती है। तो जब दिखाई नहीं देगी तो फॉर्मूले में थोड़े लगा
तो इसका मतलब है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो जब ये कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो फॉर्मूले क्या हो गए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सी एस ए पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया पाई आर रेक्टेंगल पाई आर प्लस एल प्लस आर और लेटरल हाइट या स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल बराबर, ठीक है। तो यहां से ये चीज निकल आएगी। अब देखो जरा इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपने और देखी होगी क्या, जब आप प्रिज्म और पिरामिड पढ़ते हैं तो पिरामिड के कॉन्सेप्ट्स जो है वो कौन से ही बने हैं, क्योंकि पिरामिड भी एक ऐसी आकृति है जिसमें रेगुलर पॉलीगॉन का यूज होता है, समबाहुभुज। चाहे आप बेस रोम्बस ले लीजिए, रोम्बस क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं, बताओ। रोम्बस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन और नॉट, रोम्बस जो है वो समबाहुभुज है या नहीं, अरे है ना, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती क्या रोम्बस की, बताइए। अच्छा, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं, अरे भाई सम चतुर्भुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, समझ आ रही है। और वर्ग का मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो ये तो रेगुलर पॉलीगॉन हुए कि नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पिरामिड की बात करेंगे, वही बताना चाह रहा हूं, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसा समबाहुभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा और सभी कोण आपस में क्या हो, 90-90 डिग्री यानी बराबर। भाई बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, आपने पढ़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इससे हमारा जो प्रिज्म बना है वो बना है किससे, बेलन से, प्रिज्म बना है बेलन से। क्यों, क्योंकि प्रिज्म का भी बेस और टॉप हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ध्यान रखिए, समझ आ रही है। और जो पिरामिड होता है वो किससे बना है, कौन से। तो पूछा जाता है कि प्रिज्म का ओरिजिन कहां से हुआ, तो उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आंसर इज सिलेंडर, बेलन। और पिरामिड की ओरिजिन कहां से हुई है, तो आंसर इज कोन। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है, एक बार पूछा गया पेपर में, सबसे बड़ा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है और सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है, सबसे बड़ा समबाहुभुज बताइए और सबसे छोटा समबाहुभुज बताइए, दोनों चीजें पूछिए। तो सबसे छोटा समबाहुभुज होगा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर है। इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें दो भुजाएं बराबर दे दी जाएंगी तो तुम कोई आकृति ही नहीं बना पाओगे। कोई बना पाओगे क्या, दो फिगर जोड़ दो तो एंगल बनेगा केवल उनके बीच में, फिगर थोड़ी बनेगा। और जो सबसे बड़ा समबाहुभुज बोला गया उसे बोला गया वृत्त। अब लड़का सोचता है कि वृत्त कैसे हो जाएगा समबाहुभुज, इसमें कहां भुजाएं दिख रही हैं, नहीं, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उनको मिला करके वो भुजाओं से मिला करके जो वृत्त बनाया गया। जब आप वृत्त बनाते हैं तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, बहुत ढेर सारे बिंदुओं को किसी निश्चित दूरी से जब एक सर्कुलर पाथ में यानी इस तरीके से हम रोटेट करते हैं तो ये सर्किल बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इनके बीच की जो भुजाएं होती हैं जो इनको जोड़ करके सर्किल बनाती हैं, तो सबसे बड़ा रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा, सर्कल, वृत्त। और सबसे छोटा कौन सा होगा, ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ट्रायंगल नहीं इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज। समझ आ रही है बात की नहीं। तो कौन हो गया आपका, सिलेंडर हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब आपका बचा क्या क्या है, फ्रस्टम बचा है और आपका क्या बचा है, स्फीयर और हेमिस्फीयर, गोला और अर्धगोला, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे और फिर इनके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तो ये कवर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। अटेंडेंस शीट मिल गई आपको, अटेंडेंस कर दी आप लोगों की।